नमस्कार, कैसे हैं आप। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत संविधान के टॉपिक में संवैधानिक विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने संवैधानिक विकास के प्रक्रिया के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1919 का अध्ययन किए, जिसे हम माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। आगे इसी की कड़ी में आज का जो टॉपिक है वह है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या प्रमुख प्रावधान था और कितना बदलाव आया था 1919 के एक्ट के बाद। 1919 के एक्ट माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में एक आयोग का गठन का प्रावधान था, जिसको हम कहते हैं वैधानिक आयोग का गठन। वैधानिक आयोग का गठन। अब इस वैधानिक आयोग की गठन का प्रावधान किस लिए किया गया था? इनका कार्य था 10 वर्षों के भीतर जांच करना कि देश में जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा की गई है वो कितना प्रगतिशील है, कितना कार्यशील है, इसके संदर्भ में मसौदा तैयार करना। कितने वर्षों के भीतर जांच करके देना है? टोटल 10 वर्षों का मसौदा तैयार करना है। वैधानिक आयोग का गठन के प्रावधान के पीछे यही उद्देश्य थी। लेकिन 2 वर्ष पहले ही ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उस समय तत्कालिक ब्रिटिश सत्तारूढ़ पार्टी था, उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। उन्होंने सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन की गठन किया, साइमन आयोग, और इसकी गठन हुई 8 नवंबर 1927। और इसको नियुक्त करने वाला तत्कालिक जो भारत सचिव है बर्केनहेड इस समय का तत्कालिक भारत राज्य सचिव है। उन्होंने सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य इस आयोग में सब के सब अंग्रेज थे। सब के सब क्या थे? अंग्रेज। साइमन आयोग की गठन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सहयोग से बर्केनहेड ने 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग की गठन किया, जो 7 सदस्य थी और सभी के सभी सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। श्वेत कमीशन कहा गया। सब के सब अंग्रेज थे। नवंबर 1927 में गठन हुआ। गठन के पश्चात 1928 से लेकर 29 तक 1928 से लेकर 29 तक ये 2 बार भारत आया। कितने बार आया भारत? कितने बार आया? 2 बार। और जहां जहां साइमन कमीशन गए वहां वहां साइमन कमीशन का विरोध चालू हुआ। भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, नारे लगे साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय जैसे प्रगतिशील क्रांतिकारी नेता इनके विरोध में लाहौर में खड़े हो गए और उसी के तहत लाठियों से प्रहार हुआ, जिनसे चोटिल हुए और बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गया। तो देश भर में साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। और विरोध का जो सबसे मेन कारण है, इसमें जो 7 सदस्य थे सब के सब अंग्रेज थे। इस आयोग को सौंपा गया था कि भारत में किस प्रकार से प्रगतिशील सरकार बनाया जाए, उनका निर्णय रिपोर्ट तैयार करना है। संविधान कैसा बनाया जाए उनका रिपोर्ट तैयार करना है। तो भारत के लिए एक उत्तरदायी शासन और एक संवैधानिक संस्था बनाना है, संवैधानिक निकाय बनाना है। उनकी मसौदा साइमन कमीशन करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी, और जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। ये भारतीयों को, ये प्रगतिशील भारतीयों को, क्रांतिकारी भारतीयों को, राष्ट्रभक्त भारतीयों को कैसे बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त नहीं हुआ। देश भर में साइमन कमीशन की विरोध प्रारंभ हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे और साइमन कमीशन वापस चले गए। 1930 को मई 1930 को साइमन कमीशन ने
अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, और जिसके आधार पर लंदन में 3 बार 1930 से लेकर के 1932 तक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, गोलमेज सम्मेलन बैठाया गया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर भारत की ओर से सम्मिलित हुए, अन्य दल भी सम्मिलित हुआ, लेकिन कांग्रेस जो है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, और कांग्रेस की ओर से गांधी जी स्वयं गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में। इस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से मसौदा तैयार किया गया, निष्कर्ष निकाला गया, और उनके रिपोर्टों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को लागू किया गया। अब हम देखेंगे इस एक्ट में कौन कौन से प्रमुख बातें हैं। तो पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय शासन की व्यवस्था या नींव रखी गई। देश में पहली बार संघीय शासन की व्यवस्था की नींव रखी गई। इस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। जो पहले 1919 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन था, उसे अब केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दी गई। तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन। जो संघीय शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत 3 सूची बनाए गए थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, जो 1919 का एक्ट की खासियत थी कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, उसे अब समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई। भारत परिषद का समाप्ति, 15 सदस्य जो परिषद थी जिसे 1858 के एक्ट में लागू किया गया था, अब वो परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक परामर्शदात्री संस्था स्थापित कर दी गई। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और साथ ही साथ बरार को मध्य प्रांत से जोड़ दी गई। प्रांतीय विधान मंडल में या प्रांतीय विधान परिषद में विस्तार कर दिया गया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना किया गया जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इस एक्ट के प्रावधानों में प्रमुख प्रावधान था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, दलित, मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था में और आगे विस्तार करते हुए इस एक्ट के माध्यम से दलित, मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया और एक फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। अब प्रत्येक पॉइंट को एक एक करके हम डिटेलिंग करके आगे हम समझते हैं। पहला है संघीय शासन की नींव। इस एक्ट में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। जो वर्तमान के जो संविधान है उसमें हम संघीय शासन व्यवस्था हम कनाडा से लिया गया बहुत सारे भाग, लेकिन कुछ भाग जो है 1935 के अधिनियम में भी थी। तो संघीय शासन की व्यवस्था की नींव जो है 1935 के अधिनियम में भी था। इसके तहत 2 इकाई थी, एक ब्रिटिश प्रांत, एक इकाई के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था, जितने भी ब्रिटिश राज्य थे प्रत्यक्ष ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आना, और दूसरा थी देशी रियासत। इन दोनों इकाइयों से, महत्वपूर्ण रूप से 2 इकाइयों से संघीय शासन की नींव रखी गई थी। हालांकि यह जो प्रावधान है वो सफल नहीं हो सका। सफल क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो देशी रियासत के नरेश हैं, देशी रियासत के जो नरेश है, उन्होंने संघीय शासन में अपने आप को शामिल होने से मना कर दिया। वो अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे। अधीन होने के डर से उन्होंने संघीय शासन का विरोध कर दिया और इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था जो है 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान थे वो लागू नहीं हो सका। दूसरी थी केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। जो राज्यों में द्वैध शासन था उसे अब केंद्र में द्वैध शासन कर दिया गया और इसके तहत हमको मालूम है प्रांतों में जो द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम में एक हस्तांतरित विषय था जिसको हम स्थानांतरित विषय कहते हैं। हस्तांतरित विषय, और हस्तांतरित विषय की जिम्मेदारी जो होती थी विधान परिषद के मंत्री
और गवर्नर के अधीन थी। तो यहां पर भी वही बात है, हस्तांतरित विषय मंत्री और गवर्नर दोनों संचालित करते थे। और दूसरा है आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर नियंत्रण और संचालन का काम गवर्नर और उसके परिषद, अब यहां पर वायसराय उसकी परिषद केंद्र में आ गया, तो वायसराय और उसकी परिषद के अंतर्गत आया। हालांकि यह भी सफल नहीं हुआ, लागू नहीं हो सका। केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हो सका। जिस प्रकार से संघीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान था लेकिन सफल नहीं हो सका, उसी प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन भी लागू नहीं हो सका। उसके बाद हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन। इस एक्ट की जो प्रमुख बातें थी, स्पष्ट रूप से 3 सूचियों में बांट दिया गया। संघ सूची, और संघ सूची में उस समय 59 विषय, राज्य सूची, और राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 54 थी। और इसी प्रकार से समवर्ती सूची का भी प्रावधान रखे गए थे। सर, समवर्ती सूची में कुल 36 विषय इसके अंतर्गत थे। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन हुआ, और शक्तियों का विभाजन करके अलग अलग विषय में बांटा गया। संघ सूची जिसमें कुल 59 विषय थे, और संघ सूची के विषय के अंतर्गत विदेश है, सेना है, वित्त है जैसे महत्वपूर्ण विषय। राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा, पुलिस जैसे विषय को रखा गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत दंड या विधि, सिविल, विवाह जैसे विषयों को इसके अंतर्गत रखे गए थे। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन इस एक्ट के माध्यम से की गई थी। आगे हम प्रावधान देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। 1919 के एक्ट में माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, जिसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, अर्थात प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दिया गया। प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। प्रांतों में स्वायत्तता के बाद एक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन की समाप्ति के बाद प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई, जो एक महत्वपूर्ण बात था। और इसी उत्तरदायी शासन के तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। उत्तरदायी शासन की स्थापना जो 1939 तक चला, क्योंकि प्रांतीय सरकारों ने अपना इस्तीफा देने के बाद समाप्त हो गया। तो यह महत्वपूर्ण बात थी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, प्रांत को स्वतंत्र कर दिया गया, एक पूर्ण उत्तरदायी शासन निर्माण कर सकते थे, और उसी के तहत एक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। और 1937 में आम चुनाव हुआ, और आम चुनाव के माध्यम से 11 प्रांतों में सरकारें बनी, जो 1939 तक चली। तो यह महत्वपूर्ण बात थी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ, जिसके तहत एक उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा जैसे सदनों को बहाल किया गया। अगले पॉइंट है संघीय न्यायालय की स्थापना। इस एक्ट के माध्यम से एक फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया, जो अंतिम अपीली अदालत नहीं था। अंतिम अपीली अदालत प्रिवी काउंसिल थी। यह बात ध्यान देना है। इस एक्ट के माध्यम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जो अंतिम अपीली अदालत नहीं थी।
इनके खिलाफ इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में क्या किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक संघीय कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई। भारत परिषद समाप्त हो गया, हम पढ़ चुके हैं, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। बर्मा को भारत से पृथक कर दी गई, बर्मा को भारत से पृथक कर दी गई और बरार को मध्य प्रांत में जोड़ दिया गया। 1935 के एक्ट के माध्यम से बर्मा को भारत से सदा के लिए अलग कर दिया और उसी समय से बर्मा जो है अलग देश बन गई। बर्मा को सदा के लिए भारत से पृथक कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत के अंतर्गत जोड़ दी गई। अगला पॉइंट है प्रांतीय विधानमंडल की विस्तार किया गया। इस एक्ट के माध्यम से प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। प्रांतों में द्विसदन व्यवस्था किया गया। विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। 6 राज्यों में लगभग 6 प्रांतों में यह व्यवस्था की गई। इस प्रकार से प्रांतीय विधानमंडल में विस्तार किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, यह महत्वपूर्ण बात है। 1935 के अधिनियम में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुआ जिसको हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देश में मुद्रा तथा मौद्रिक साख को नियंत्रण के लिए, मुद्रा और मौद्रिक साख, मुद्रा और मौद्रिक साख में नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई। आगे हम बढ़ते हैं। इस एक्ट में दलित, मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। 1919 के जो एक्ट था मार्ले मिंटो सुधार, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी। उसमें और आगे विस्तार 1919 के एक्ट में कर दी गई, जिसके तहत सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किए गए थे और उसमें और अधिक विस्तार करते हुए दलित, मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया इस एक्ट में। इस प्रकार से और विस्तार हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं, मताधिकार में विस्तार। इस एक्ट में देश के नागरिकों को मत देने के अधिकार में वृद्धि कर दी गई। अब इस एक्ट के माध्यम से 10% भारतीयों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट के माध्यम से जो मताधिकार का प्रावधान था उसमें वृद्धि कर दी गई। अब इसे बढ़ा करके 10% कर दिया गया, अर्थात 10% भारतीयों को इसके अंतर्गत दायरे में ले आया गया। एक अंतिम पॉइंट देखते हैं, फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना। इस एक्ट की प्रमुख प्रावधानों में यह महत्वपूर्ण प्रावधान है, फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना, जिसके तहत पहली बार संघ लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान किया गया, यूपीएससी। इसके साथ साथ प्रांतों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात प्रांतीय लोक सेवा आयोग की गठन। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की प्रावधान की गई। इस प्रकार से फेडरल लोक सेवा आयोग। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, 1919 के एक्ट में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, गठन का प्रावधान, जो संघ लोक सेवा आयोग नहीं था।
लोक सेवा आयोग था, याद रखना। और उसी के तहत 1926 में 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था। यह बात 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था, यह अलग बात है और यह अलग बात है। 1935 में संघ शब्द है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की गठन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन, संयुक्त लोक सेवा आयोग की गठन की प्रावधान 1935 के एक्ट में। और लोक सेवा आयोग की गठन पहली बार 1926 में हुई थी, क्योंकि 1919 के एक्ट में माउंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में यह बात थी। यह बात क्लियर कर समझना है, समझ में आ गया ना सबको? कंफ्यूज नहीं होना भैया, अच्छे से याद करना है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं सबको। भारत शासन अधिनियम 1935 जो प्रावधान लाया गया है, उसकी शुरुआत हुई थी वैधानिक आयोग की रिपोर्ट से। वैधानिक आयोग का गठन किया गया था 1919 में, जिसको 10 वर्षों में रिपोर्ट तैयार करना था। उससे पहले 2 साल पहले कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की साइमन आयोग का गठन कर दिया सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में, और इनको नियुक्त करने वाला बर्केनहेड थे, जो तत्कालिक भारत राज्य सचिव थे। और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर साइमन कमीशन की गठन किया गया। बर्केनहेड ने नियुक्ति कर दी, 7 सदस्य थे, सब के सब अंग्रेज, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहते थे। 1928 में भारत आया, 2 बार भारत आया, 28-29 में, और लेकिन लगातार इसका जगह जगह भारतीयों ने विरोध किया, क्रांतिकारियों ने विरोध किया, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, देशभक्त लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। साइमन गो बैक के नारे लगे और साइमन कमीशन वापस चले गया। और उनके रिपोर्ट मई 1930 में उन्होंने सौंप दिया। और 30 में सौंपने के बाद लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई। तीनों गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग और अंबेडकर जी भाग लेने गए। कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया। और गोलमेज सम्मेलन के बाद मसौदा तैयार हुआ और वही परिणाम हुई। 1935 का अधिनियम के रूप में बदला। निष्कर्ष जो है गोलमेज सम्मेलन के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो बाहर निकली, मलाई निकली, वो 1935 का अधिनियम। उस 35 के अधिनियम में ये प्रमुख बातें थी, जिसको हम फिर से विस्तार कर देते हैं। संघीय शासन की नींव रखी गई। 2 इकाइयों को महत्वपूर्ण दिया गया था, ब्रिटिश प्रांतों की और देसी रियासत से मिलकर के एक संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किया जाए। हालांकि कुछ किताब में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को भी शामिल किया है, लेकिन मुख्य रूप से 2 शासन व्यवस्था थी, ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासत से संघीय शासन की नींव रखा गया था। केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन की शुरुआत प्रांतों में थी, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ये दोनों लागू नहीं हो सका। संघीय शासन की नींव और केंद्र में द्वैत शासन सफल नहीं रहा। शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची के अंतर्गत 54 विषय और समवर्ती सूची के अंतर्गत 36 विषय रखे गए थे, जिसमें संघ सूची में विदेश, सेना, वित्त जैसे महत्वपूर्ण, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, शिक्षा और समवर्ती सूची के अंतर्गत दंड विधि, सिविल मामला को रखे गए थे। आगे प्रावधान के अंतर्गत देखते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया। प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की शुरुआत हुई, जिसके तहत 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुआ और सरकारें चली 1939 तक। इस प्रकार से महत्वपूर्ण बात थी। संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ, एक फेडरल कोर्ट की, जो अंतिम अपीली अदालत नहीं था। इनके खिलाफ इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। इसके तहत जो है, इसके बाद जो परामर्शदात्री संस्था का निर्माण हुआ। इसके बाद देखते हैं बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। इस एक्ट में एक सबसे बड़ी बुरा बात थी, सदा सदा के लिए भारत से बर्मा को पृथक कर दिया गया, जो एक अलग देश बनकर रह गई। बरार को मध्य प्रांत के साथ जोड़ दी गई। प्रांतीय विधानमंडल में विस्तार किया गया, जिसके तहत 2 द्विसदन की स्थापना हुआ।
विधान परिषद और विधानसभा का गठन 6 प्रांतों में। आज भी प्रांतीय विधान मंडल के अंतर्गत 2 परिषद है, विधानसभा और विधान परिषद। इस एक्ट में प्रावधान था। केंद्रीय बैंक की स्थापना किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मुद्रा और मौद्रिक साख में नियंत्रण करने के लिए बैंक की स्थापना की गई। दलित मजदूर महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में विस्तार कर दिया गया और आगे बढ़ा दिया गया, जिसके तहत दलित मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। मताधिकार में वृद्धि, अब 10% भारतीयों को इसके अंतर्गत दायरे में लाया गया। फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना, अब देखते हैं 1926 में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था, जो संघीय नहीं था, इसमें संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ यूपीएससी की। इसके साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखे गए। तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख प्रावधान। इसको अच्छे से दोहराकर 2 या 3 बार अच्छे से समझिए, आपको पूरा का पूरा एक्ट समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।